झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन शुरू होने से पहले अलग अलग मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के विधायकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सत्ता पक्ष के विधायक वन संशोधन अधिनियम 2023 को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखे, वहीं झारखंड की विपक्षी पार्टी के द्वारा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के लगातार बुलावे पर नहीं जाने को लेकर साथ ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से अकूत संपत्ति की बरामदगी विषय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते दिखे। झारखंड की विपक्षी पार्टी के द्वारा एक बैनर भी लगाया गया, जिसमें धीरज साहू के काला साम्राज्य स्लोगन के साथ दर्शाया गया वन संशोधन अधिनियम 2023 को लेकर केंद्र सरकार के प्रति विरोध कर रहे झारखंड के सत्ताधारी पार्टी के विधायक का कहना है कि हमारी पार्टी और हमारे घटक दल का यह मानना है कि भारत के वन संपदा को पिछले दरवाजे से कॉर्पोरेट को सौंपने की तैयारी चल रही है। इस प्रकार का अधिनियम लागू होने से पेशा कानून के उल्लंघन की भी संभावना है। वहीं एड और केस कांड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे झारखंड की विपक्षी पार्टी के विधायक का कहना है कि सरकार को केस बरामदगी और प्रवर्तन निदेशालय के कार्रवाई पर मुखरता से आगे आनी चाहिए, नहीं तो हम विपक्षी पार्टियों का सदन के अंदर और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और इसके बाद भी नहीं जा रहे हैं, कानून का उल्लंघन है। यदि एक मुख्यमंत्री इनकी के बुलावे पर मिल जाता है तो राज्य के अंदर एससीबी है, कल एससीबी किसी को बुलाएगी तो नहीं जाएगा। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, वही कानून का उल्लंघन करेगा तो उसका इफेक्ट तो आम लोगों पर पड़ेगा, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इससे मैं बराबर सलाह ही दे सकता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के सामने जाना चाहिए और अपनी बातों को करना चाहिए। यदि कहीं गलत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं। ये करना, ये जातीय जनगणना के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, ये तो सिर्फ राजनीति है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आम लोगों को इससे कुछ फायदा नहीं होगा। थैंक यू। भाई हाथ पीछे कर जा, पीछे हो गया वो था कि भाई होम गार्ड्स की बहाली 24 जिलों में 5 वर्षों में अब तक नहीं हो पाई है। थोड़ा सा मोलवा हल्का सा पीछे कर लिए ना। सरकार उत्तर में ये प्रश्न लाई थी, थोड़ा सा और हल्का इस प्रश्न के आलोक में हमने 16 जिलों में प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, 8 जिलों में अभी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। लेकिन इस प्रश्न के आलोक में जो पुराने सत्र में, पिछले सत्र में हमने जो प्रश्न लाए थे, हमने कहा कि पिछले सत्र में जो सरकार आश्वासन दी और जो एटीआर पेश की, अब तक उस पर भी कार्रवाई नहीं, वो मामले भी लंबित है। वो मामला इस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हमने कहा कि वो था जाति जनगणना से मतलब था, सरकार जब सहमति जताई कि राज्य सरकार जाति जनगणना के पक्षधर है, पहले भारत सरकार के पास भेजेंगे, भारत सरकार ना मानी तो फिर राज्य सरकार स्वयं कराएगी। लेकिन आज एटीआर के उत्तर में देती है कि यह विषय ग्रामीण विकास का नहीं है, यह विषय किसी और विभाग का है। हमें लगा कि सरकार टाल मटोल करे तो सरकार पहले पुराने प्रश्नों का उत्तर दे कि सरकार करना क्या चाहती है, नए प्रश्न का तो बाद में। तो सरकार ने जो उत्तर दी है कि नहीं, हम जाति जनगणना भी कराएंगे और यह जो होमगार्ड्स की बहाली है, इस बहाली को भी जल्द ही हम पूर्ण करेंगे और जो रिपोर्ट्स है उसको सदन के सामने चलते सत्र में रखेंगे। विषय इतना ही है। कब तक जाति जनगणना होगी? देखिए, आपने देखा होगा कि हमने खुले तौर पर सरकार से कहा कि भाई जब आप पक्षधर है तो जाति जनगणना को प्रारंभ करानी चाहिए। सरकार बार बार शब्दों में ही कह रही है कि भाई हम जाति जनगणना के पक्षधर है, हम कराएंगे और जल्द कराएंगे। सरकार के उत्तर यही है। मैं विश्वास व्यक्त कर सकता हूँ कि जब बार बार उत्तर दे रही है तो सरकार कराएगी। भी इस विषय को उठाया गया, क्या वाकई तैयार है आपकी सरकार जातीय जनगणना कराने को लेकर? देखिए, बगल के राज्य बिहार में हो गया और सबकी आवाज़ है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तो सरकार भी प्रिपेयर्ड है, सब समय पर होगा। तो आरक्षण का कोटा जैसे बिहार में बढ़ाया गया, यहाँ भी बढ़ाने की आप? देखिए, बिहार बड़ा भाई है, झारखंड छोटा भाई है और अदर स्टेट के भी होमवर्क होगा और झारखंड की जो भी होगा झारखंड के हित में होगा।
विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं जाति के नाम पे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। उनको जनता के जनहित के मुद्दा को विधानसभा में उठाना चाहिए कि विधानसभा में कौन सा पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, तो चल जाते हैं दूसरे विषय से अंतर में, जिससे हमारा डेवलपमेंट संबंधित है, उस मुद्दा को हमको उठाना है कि क्या हमको जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या ठीक ठीक। सर हम लोग ने आपको सरकार बनाई, हमें मदद कीजिए। उस दिन जो रांची में जो कुछ पहुंचे थे हम लोग, भी तो कुछ होना चाहिए। रांची में जो कुछ हुआ वो सही हुआ था। देखिए मेरी बात, मैंने कहा कि उस दिन की जो घटना घटी, अगर पुलिस चाहती तो बचा सकती। और मैंने ये भी कहा था, आपने शायद देखा होगा, भाजपा प्रदर्शन करती है, भाजपा जब सर पत्थर फेंकती है, पुलिस को मारती है, हमारे अफसर को मारती है, पुलिस क्या करती है, वहाँ गोली नहीं चलाती। पुलिस क्या करती है, पानी का बौछार करती है। ठीक है, अगर उसकी गलती क्या तो आपको पानी का बौछार करना चाहिए कि आप सीने में गोली मार दीजिएगा। ये हाथ किसने दिया आपको? ये ड्यूअल गेम नहीं चलेगा। तो सरकार तो ठीक है, सरकार है, इसलिए मैंने मांग किया सदन में कि कम से कम जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे, बेगुनाह को निकाले। मर गया अगर एम्बुलेंस की लापरवाही क्या है, कोई बात नहीं क्या है, जनता भी आपकी है। अब देखिए, अभी मुझे रोहतास भाजपा कांग्रेस नहीं खटिया पे हम लोग बॉडी लाए तो चले गए राज्यपाल बन के, आपका ये क्या करेंगे? धमकी दिया जा रहा है दिल्ली की घटना को लेकर। धमकी कल कार्रवाई होगा, मैं कह रहा हूँ, कल करके दिखाए। तरीका ठीक नहीं है। तो वो लोग भी तैयार हैं, करे जो कार्रवाई करनी है। इरफान अंसारी विधायक करेंगे, उनको निष्कासन। आप देखिए क्या आप ऐसा बात बोल रहे हैं, इतना आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप क्या करें, आप लोग इतना, आप लोग भाजपा प्रवक्ता नहीं ना भाई, आप ऐसा बात हम कर सकते हैं कार्रवाई, हम मांग करेंगे, हम सदन में क्वेश्चन करेंगे, सदन में खड़ा होकर स्पीकर साहब से कहेंगे, स्पीकर साहब गलत हो रहे हैं। पार्लियामेंट में वहाँ के स्पीकर ने बड़ा दिल दिखाया, हमारे एमपी लोगों को, जो एमपी नहीं भी आए उसको सस्पेंड कर दिया गया। बताइए साहब, अब तो यहाँ पे इतना मन बढ़ गया भाजपा का। नहीं, दूसरा गलत किया तो आप लोग भी करेंगे, आज निष्कासन होगा, लेकिन हम लोग देखिए जो विधायक आएगा उसी पे कार्रवाई हम लोग करेंगे, करवाएंगे। दूसरा ने गलती किया तो आप लोग भी करेंगे। नहीं, वो बात नहीं, मैं देखिए मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग सदन आते हैं जनता के सवालों को उठाने के लिए, और यहाँ तमाशा हो रहा है। बताइए 3 दिन खत्म हो जाएगा सदन, मेरा क्वेश्चन रह गया, मेरा युवा का क्वेश्चन था, बताइए साहब, खत्म हो गया। इरफान जी, आप लोग का विधायक मंत्री का तनख्वाह बढ़ने वाला है, कितना खुश हैं? तनख्वाह नहीं, मेरा युवाओं को रोजगार मिल जाए और भाजपा को समृद्धि हो जाए, ये हम देखिए, मैंने आज सरकार से नीचे करो सब नीचे करो कि तबरेज अंसारी तो रघुवर दास के समय में पीट के मार दिया। अरे नीचे करो ना, मुंह में सटा। निर्मम हत्या, बेगुनाहों की हत्या, और अगर उसके सपोर्ट में अगर हमारे युवा उतरे, इंसाफ दिलाने के लिए उतरे, इरफान जी, तो उस पर फर्जी केस कर दिया गया। रांची में क्या गया, धनबाद में क्या गया, और ठीक उसी प्रकार हमारे परफेक्ट मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ में अगर हमारे सड़क युवा अगर सड़क पर उतरे तो उसको आप गोलियों से भून दिया। 10-10 हज़ार मुकदमे, बताइए साहब, कोई बचा पाएगा? आज उनके परिवार हमसे मिल रहे हैं, हमसे पैसा मांगते हैं, सर खाने का नहीं है, हम लोग कोर्ट में दे रहे हैं। मामला ये था कि वो अल्पसंख्यक था, तो हमने मांग किया है कि पत्थरगढ़ी जो रघुवर दास ने आदिवासियों को मारा, आदिवासियों पर जुल्म किया,
तो हम लोगों ने वादा किया था आदिवासी भाइयों के साथ, जब हमारी सरकार बनेगी आपको केस हम लोग घर में हटा देंगे, और हम लोगों ने पहला कैबिनेट लाके हम लोग हटाने का काम किया। ठीक उसी प्रकार हमने कहा कि सरकार भी बड़ा दिल दिखाए और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाए, ताकि हम लोग कल चुनाव में हम लोग जाएँ तो हम लोग बता सकें कि हम लोगों ने अल्पसंख्यक का जो केस था उठाने का काम। अच्छा, इतना दर्द आप कर्नाटक में भी रखते हैं? कर्नाटक में भी आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, मैं देखिए कहीं भी देखिए आप शायद सुने होंगे मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर में भाजपा ने पेशाब कर दिया, मामला उठाया कि नहीं उठाया? उठाया कि नहीं उठाया बताइए? सरकार आप ही की है, फिर तबियत मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये देखिए देर हो रहा था, मैंने ये मामला उठाया है। निश्चित तौर पर सरकार को आगे आना चाहिए और जल्द से जल्द स्टेप लेना चाहिए। सर, आपकी सरकार ईडी दफ्तर जाने से क्यों डर रही है? हमारी सरकार कौन? सर, सरकार जा ही नहीं रहे हैं ईडी दफ्तर, बार बार उनको नोटिस दिया जा रहा है। ऐसा हल्का प्रश्न नहीं कीजिए हमसे, ये आप ईडी से भाजपा से पूछिए ना। तो भाजपा सरकार तो आपको करप्ट सरकार भी कह रही है। ईडी का मामला है ये। ठीक है, ईडी का आप यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप कैसे पूछ सकते हैं? ईडी जाने चाहिए, ईडी का मामला है, ईडी पूछेगी उनसे। आप कौन होते हैं पूछने वाले? ईडी तो बार बार बुला रही है, लेकिन वही बात है ना सर। नहीं बुला रही है तो भाजपा कौन होते पूछने वाले? भाजपा कहाँ पूछ रहा है? भाजपा पूछ रही है, नहीं, सदन के अंदर थे आप लोग, ईडी हाजिर हो हुई। भानु कौन है तुम? किसने तुमको ये पावर दिया? कौन है विरंची? क्यों भाई, आप प्रवक्ता हैं क्या किसी के? ये कौन सा तरीका है? आप क्या सोच लिया, कमजोर हैं क्या हम लोग? मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जिस तरह से निष्कासित हुआ, कल अगर ये हंगामा करेंगे, कल निष्कासित लोग नहीं किए गए तो आप देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। वो लोग भी डरने को तैयार नहीं है। देखिए, अनुपूरक बजट एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लोग अनुपूरक बजट सरकार लाती है समय समय पे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सरकार जो तामझाम के साथ कह रही है कि हम अबुआ आवास देंगे और इतने लोगों को देंगे। अभी आप बताइए कि अनुपूरक बजट में जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है, तो मुझसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 8 लाख का ये टारगेट कैसे पूरा कर पाएंगे। भले ही वो ये बोल रहे हैं कि फेज वाइज 2-2 लाख करके देंगे, 2-2 लाख करके भी अगर आप देंगे तो पंचायत से गाँव तक उसको जब तोड़ देंगे तो 2-3 से ज़्यादा अबुआ आवास किसी को मिलना है नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी तो 500-600 फॉर्म जो सरकार आपके द्वार में भरवाया गया तो उनका क्या होगा? उनका समावेश अनुपूरक बजट में होना चाहिए। तो सबसे बड़ा चुनावी प्रोपेगेंडा ये सरकार कर रही है। अपने बातों को कैसे अमली जामा पहनाए कि उसका ये बजट में प्रावधान नहीं करना सबसे दुखद बात है। और मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार चुनावी प्रोपेगेंडा की तरह अबुआ आवास का इस्तेमाल कर रही है। होना जाना कुछ नहीं है। अनुपूरक बजट लाना और उसमें सरकार के विजन को परिलक्षित ना होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और ये अनुपूरक बजट महज एक पेपर का बंडल बन के रह जाएगा। इसे धरातल पे विकास योजनाओं को धरातल पे उतारने में ये बजट कारगर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा प्रश्न था कि ये जो 24 जिले हैं राज्य में, इन जिलों में होमगार्ड्स की काफ़ी रिक्तियां हैं। इसकी बहाली सरकार को करनी चाहिए। 4 वर्षों में अब तक कर नहीं पाई, 5वें साल पर सरकार ने कदम लिया। सरकार ने लिखित उत्तर में यह बात मानी कि भाई हमने 16 जिलों में प्रक्रिया पूर्ण कर लिया, 8 जिले में अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले पिछले सत्र में हमने एक प्रश्न लाया था कि राज्य में जाति जनगणना सरकार कराना चाहती है। सरकार ने सहमति व्यक्त की थी और वो प्रश्न थे कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग। लेकिन जब एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR पेश हुआ, ग्रामीण विकास के मंत्री ने उत्तर दिया तो ग्रामीण विकास के विभाग ने यह कह दिया लिखित रूप में कि यह मेरे विभाग के सवाल नहीं है। हमें लगा कि यह टाल मटोल है। आपने देखा होगा कि सरकार खड़ी हुई, जैसे ही मंत्री खड़े हुए, बस सीधे उन्होंने पहला खेद व्यक्त किया कि हम खेद व्यक्त करते हैं कि अब तक हम इस पर निर्णय नहीं ले पाए हैं और जल्दी निर्णय लेकर इसकी जाति जनगणना कराएंगे। हमें लगता है कि सरकार उस दिशा में अब जल्दी बढ़ेगी। फिर से एक बार हमने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। हमने यहाँ तक माननीय मंत्री को याद कराया कि हमारे जो देश के कांग्रेस के नेता, पूरे देश के नेता जो जाति जनगणना के पक्षधर आदरणीय राहुल जी, वो भी जाति जनगणना के पक्षधर है। आप उसको भी ध्यान में रख करके जाति जनगणना की तरफ बढ़िए। उन्होंने कहा कि कराएंगे। और जहाँ तक होमगार्ड्स के प्रश्न है, हमने कहा कि भाई 16 जिला में भी जो बहालियाँ हुई है वो आधी अधूरी है, वो भी आपके पूरे रिपोर्ट नहीं है। उस रिपोर्ट को भी सदन में लाइए और जो 8 जिलों में कब तक करना चाहते हैं उसको भी आप सदन पर रखिए। उन्होंने कहा कि चलते सदन में पूरी उत्तर को सामने रखें। प्रदीप जी, विपक्ष पूरा एग्रेसिव रहा, सदन में लगातार हंगामा मचाता रहा। क्या कहना चाहिए, चूँकि 4 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं तो वो कामकाज को लेकर? देखिए, काम काज के लेके नहीं, उनके कोई
जड़ नहीं है, उनके कोई मूल नहीं है, बिना आधार के प्रश्नों को ला रहे हैं। वो धीरज साहू पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो ईडी का प्रवक्ता बन जाते हैं, आईटी का प्रवक्ता बन जाते हैं। भाई आईटी ने अब तक ऑथेंटिक रूप से कोई बात सामने नहीं कही। और धीरज साहू का जहां तक सवाल है, जो मेरे ध्यान में है, जो सबको पता है कि आज़ादी के पहले से उनका पूरे परिवार, पूरी फैमिली व्यापार से जुटे हुए लोग हैं, उनके व्यापारिक कारोबार बड़े हैं, वो उत्तर देंगे इसके व्यक्तिगत रूप से। कांग्रेस को तो मात्र पीछे से सांसद है, लेकिन वो क्या बोलेगा जिस भारतीय जनता पार्टी का 2016 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सीधे घूस लेते हुए सार्वजनिक रूप से पकड़े गए रक्षा के सौदे में, जिन्होंने कोर्ट में 4 साल की सजा सुनाई, जिनके अपने दर्जनों छेद, वो दूसरे के छेद को क्या खोजते हैं, ये उनके सामने मेरा प्रश्न है। इसका पहले जवाब दो। होते हैं बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, ये सभी जानते हैं। इनका सिर्फ कहे कि जो झूठ का इनका ये सब घोषणा है, ये सभी जानते हैं कि हर सरकार हर अपने सत्र में अनुपूरक बजट पेश करती है। बहुत सारी ज़रूरतें इसमें भी आती हैं जो जनहित में हो, राज्य हित में हो, उसके लिए अनुपूरक बजट की जरूरत होती है। अनुपूरक बजट एकदम सामान्य प्रक्रिया है। आप सभी का अभिवादन है और अभिवादन के साथ झारखंड के एक ज्वलंत विषय पर, विशेष करके इस प्रदेश के अंदर जो हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार के विषय को लेकर के, उसी के साथ साथ नौजवानों के द्वारा बड़ी संख्या में हमारे युवा जो अनुबंध के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर और संविदा के आधार पर विभिन्न विभागों में आज कार्यरत थे, उनको लेकर के मैंने विधानसभा के माध्यम से ये प्रश्न किया था। और प्रश्नवार आपके माध्यम से राज्य के, प्रदेश के नौजवानों को सरकार की संवेदनशीलता के बारे में यह बताते हुए कि जब ये सरकार जनता का जनादेश ले रही थी, उस समय इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने सरकार से ये जानना चाहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा, अनुबंध और आउटसोर्सिंग के कर्मी हजारों की संख्या में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि नहीं, ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सामने उत्तर है सरकार का। ये उत्तर देने का काम सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने किया है। दूसरा, मैंने कहा कि वर्ष 2020 से लेकर के आज तक राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न संवर्गों में राज्य के नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2020 से अस्थायी नियुक्तियां कम और संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग द्वारा ज्यादा कर्मियों से कार्य लिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई काम लिया ही नहीं है हमने, ये भी अस्वीकारात्मक कहा है। ये सरकार का उत्तर है, विधानसभा को दिया है। फिर हमने कहा कि क्या यह बात सही है कि खंड 2 में वर्णित संविदा अनुबंध कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मियों को राज्य सरकार अस्थायी समायोजन पर विचार कर रही है? सरकार ने इसको अस्वीकार किया है कि नहीं, ऐसा कोई विचार, उनको समायोजन करने के बारे में कोई विचार नहीं है। फिर हमने कहा कि अगर उत्तर खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतलाना चाहेगी कि वर्ष 2020 से लेकर के अब तक कितने अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के लेटर नंबर 7002, जो मेरे विधानसभा में प्रश्न लाने के बाद लिखा गया है, 15/12/2023 को विभिन्न विभागों, प्राधिकारों से प्रसंगत मामले की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ये सरकार ने उत्तर दिया है, इसकी प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करा दें। वहीं दूसरी ओर हमने राज्य में कहा कि 4,73,000 पद खाली है और उसके विरुद्ध 3.5 लाख से ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं। सरकार ने कहा कि सभी विभागों विभिन्न सेवा संवर्गों की अधिकतर रिक्तियों का आकलन हेतु सभी विभागों संस्थानों के द्वारा प्रतिवेदन का मांग किया गया। फिर मैंने सरकार से जानना चाहा कि 2020 से लेकर के आज तक क्या केवल 2,000 नियुक्तियां हुई है? आप सरकार ने उसको अस्वीकार किया
और अंतिम खंड में मैंने प्रश्न किया कि क्या सरकार बतलाना चाहे कि 2020 से लेकर अब तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध किन किन वर्गों में कितनी नियुक्तियां की गई है और कब कब नियुक्ति हुई है, शेष पद रिक्त कितने हैं। मैं आपके माध्यम से ये वर्ष 2020 से लेकर के जो सरकार उत्तर दिया है वो आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से 8006 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है, 8086। दूसरा उन्होंने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 3336 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है, 336। और तीसरा इन्होंने कहा है कि इस प्रकार 2020 से लेकर के अब तक विभिन्न विभागों में 11,422 पदों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। यानी अभी तक सरकार अपने उत्तर में स्वीकार कर रही है कि कोई भी सरकारी नियुक्ति 2020 से लेकर के हमने नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न सेवा से वर्गों में 44,970 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित की गई है, जिसके विरुद्ध 36,765 पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित किया करके प्रक्रिया प्रारंभ की गई। आपके माध्यम से, क्योंकि ये विषय मैंने इसलिए कहा कि अल्पसूचित के माध्यम से विषय लाया और अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमने कार्यस्थगन भी लाया था कि प्रदेश के नौजवानों के जो सवाल है, उनके जो नियोजन का सवाल है, उनको हमारे जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं नौजवान, हमारे संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार कोई नियामक बना करके उनके स्थायीकरण विचार करती है और विभिन्न पदों पर जो रिक्त पद है उन रिक्त पदों पर सरकार चर्चा कराए। ये मैंने सदन के माध्यम से सरकार से उत्तर किया था। सरकार ने जो उत्तर दिया था ये उत्तर संतुष्टिदायक नहीं था और ये उत्तर आप समझ सकते हैं कि सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि अभी तक हमने कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की गई है। विगत 4 वर्षों में सरकार केवल आवेदन निकाला गया है, उसको विज्ञापन निकाला गया है, इसी बात को सरकार ने स्वीकार किया है। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि सरकार युवाओं के प्रति जो झूठे वादे नारे दे करके आई, हमारे आउटसोर्सिंग में काम करने वाले हजारों लाखों कर्मी, हमारे संविदा पर काम करने वाले कर्मी, उनके बारे में सरकार की न तो नीति स्पष्ट है और न नियत स्पष्ट है और न सरकार नौजवानों के रोजगार के विषय पर संवेदनशीलता के साथ किसी प्रकार का भी कार्रवाई करने को तैयार है। ठीक है। ये भी हो सकता है और जरूरत के साथ लाया जाता है क्योंकि जो भी खर्च करेंगे, ये टैक्स लगाएंगे या खर्च करेंगे, दोनों की अनुमति विधानसभा से लेनी होगी। बेसिक चीज ये विपक्ष सवाल खड़ा कर दिखावा है सर, इतना बड़ा बजट दिखावा है। पहले बजट खत्म नहीं कर पाए। करेंगे नाम नहीं लेके जिनको संदेह वो ऑडिट कर आकर सारा कागज दे देंगे, दिला देंगे विभाग, सारा कागज विभाग से जमा करके दे देंगे ऑडिट के लिए। अब देखिए कि दिखावा है कि वास्तविकता है। वो केवल मूल बजट आप लोग खर्चे कर पा रहे हैं, फिर ऐसे उसका जवाब कल देना है। बहुत से हेड जो अनुमान बजट में होते हैं उसको काट करके दूसरे जगह खर्च किया जाता है। यही है। और फिर दूसरा कारण ये होता है, मुख्य कारण से नई चीजें आ जाती हैं, नई चीज़ों पर सरकार को खर्च करना होता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है और खर्च के पहले विधानसभा से अनुपूरक बजट के रूप में अनुमति लेनी पड़ती है। वेतन भत्ता भी बढ़ाने का प्रस्ताव है विधायक। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सुनिए ना आपको बढ़ 8,111 करोड़ आप लोग ला रहे हैं सर, सबसे ज़्यादा किसमें खर्चा करने की जरूरत पड़ रही है? वो कल आज कल ठीक है। या कोई सेफ लेता हुआ नजर आएगा? देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, जनता ने जो जनादेश दिया वो तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन उससे जो हमारा अलायंस है इस पर क्या असर होगा ये तो आप लोगों के मन की बात कहेंगे कि आप लोगों के मन की बात नहीं है। किसी तरह का कोई उसका असर नहीं है और बहुत अच्छा प्रतिशत वोट का
कांग्रेस के पक्ष में हुआ और हम नहीं मानते हैं इस बात को कि जिस तरह का परिणाम आया है ये पूरी तरह से आशा के विरुद्ध परिणाम है। अब हम इस पर उंगली उठाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, इंडिया अलायंस पूरी तरह से इंटैक्ट है और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया अलायंस भी इस देश में सरकार बनाएगी और देश में आज जो अराजक स्थिति बनी हुई है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर विराम लगेगा और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था वो सपना पूरा होगा। अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री जाएंगे बैठक में? कल जा रहे हैं मुख्यमंत्री जाएंगे, ये मुख्यमंत्री सचिवालय बताएगा। शीतकालीन सत्र दूसरा दिन है, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बात क्या होगी, जिस तरीके से सदन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम लोग पक्ष में बैठे हुए लोग को सदन में उपस्थित रहते हैं, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वाले एक तरफा सदन के सभी कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, साल भर बचा हुआ है चुनाव में, जनता के मुद्दों को सदन में नहीं रखेंगे तो और कहाँ रखेंगे। और सदन में कम से कम पक्ष विपक्ष को भूलकर जनता के लिए जो मुद्दे, जो गंभीर मुद्दे हैं, उन पे अगर चर्चा हो तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। 1932 पे चर्चा करेंगे नहीं, नियोजन नीति, स्थानीय नीति पे चर्चा करेंगे नहीं, उसके बाद बोलेंगे टूटी है बिल में। तो बिल में टूटी अगर है भी तो आपको सदन में उस पर चर्चा करना चाहिए। जब बिल पास होता है उससे पहले आपको बोलने का मौका मिलता है, उस पर आप बोलते नहीं हैं और फिर गवर्नर साहब जब रुकवाते हैं तो आप लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं कि बहुत टूटी है। तो मैं समझता हूँ ये सब कहीं ना कहीं राज्य को पीछे ढकेलने का जो एक काम हो रहा है, इससे हम लोग को बचना होगा। नहीं तो अगर स्थानीय नीति पे, नियोजन नीति पे इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर से झारखंड जो पिछड़ा वर्ग में पहले भी गिनती होता था, आगे भी गिनती होगा। सरकार तो अपनी काम कर रही है। जिस तरीके से हम लोग ने सभी बिलों को पास करके, ओबीसी हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर सरना धर्म कोड हो या फिर सीपीएल का मुद्दा हो, सैया सेविका का मुद्दा हो, पारा शिक्षकों का मुद्दा हो, आखिर कौन से सरकार ने किया? हमारी सरकार ने किया, ये तो किसी और सरकार ने नहीं किया। पारा शिक्षक जो लाठियों से बीजेपी ने जिनका स्वागत किया, उनको हम लोग ने सम्मान देने का काम किया। सीपीएल मुद्दे, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनको हम लोग ने सम्मान देने का काम किया। ओबीसी वर्ग को हम लोग ने सम्मान देने का काम किया। 1932 और नियोजन नीति लाकर हम लोग ने यहाँ के स्थानीय और मूलवासियों को सम्मान देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इनको देखना, आज 4 साल हो गया सरना धर्म कोड पास हुए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थैंक यू। ये तो हो गया क्या? और एक एक चीज हम लोग पारदर्शी के साथ इस राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने अपना काम शुरुआत किया, इसीलिए उनका पास कोई नहीं कह रहे कि दिखावा है सरकार, गाँव में, क्षेत्र में जाकर कुछ देख लीजिएगा, बोलने से क्या है। दादा, विपक्ष कह रहा है जो 4 साल फ्लॉप रहा, नियुक्तियां नहीं हो पाई। देखिए, आप झारखंड अलग राज्य होके 23 साल हो गए, 18-20 साल तो वो भी किया है। और 18-20 साल में इस झारखंड को किस श्रेणी में लाके खड़ा किया है, यह भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा झारखंड प्रदेश की जनता जानती है क्या किया है 18-20 साल। जो बुनियाद है भी, हम लोग आने के बाद 4 साल हुआ, 2 साल तो हम लोग कोरोना में हम लोग प्रभावित थे, इस तरह से नहीं मिलते थे। और 2 साल में हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग हर चीज़ कम कर दिया है, वो जनता की जांच जाने के बाद ही उनको पता मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। हर गांव में जाइए, हर शहर क्षेत्र में जाइए, कितना, वो भी तो 18 साल कहाँ उसका फ्लाईओवर रांची में नहीं शुरुआत किया था, हमने तो शुरुआत कर दिया। अभी पूरा होने की जा रहा है जो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वो भी तो 18-20 साल यहाँ पर था, क्यों नहीं शुरू किया? इसीलिए वो जान के अनजान हो। आज जो सोने वाला को जगाया जाता है, जो नहीं सो के एम्बुलेंस सोएगा, वो तो कैसे जगाइएगा? यही बात। रोजगार को लेकर अगले ने गलती किया तो नहीं, गलती नहीं है, उसको पूछने का सवाल। उनका सवाल डबल इंजन सरकार था। हम औद्योगिक क्षेत्र से आते आदित्यपुर में, वो 1.5 साल बंद हो गया था, मजदूर पुराना हो गया था, 1500-1600 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग
उनका समय में ये हुआ था, क्यों चालू नहीं हुआ था उस समय? इसलिए हर चीज ऐसे बोलने से, दिखावा बोलने से, तो इसीलिए हम लोग को पिछले बात भी बोलना पड़ता है। कोई अगर ऐसे ही बोल देगा दिखावा, तब तो बड़ा दिक्कत है उनको समझाने के लिए। दादा, कल इंडिया गठबंधन की बैठक है दिल्ली में, मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे? देखिए, अभी तक तो हमारे यहाँ जानकारी नहीं है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कोई प्रतिनिधि जाएंगे, अभी तक तय नहीं हुआ है। चीर निद्रा में सोई हुई है कि सुखाड़ के राहत के लिए जो पैसे का डिमांड, जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार ने उसको डिमांड भी नहीं जनरेट किया है, मांगा भी नहीं है, ना रिपोर्ट सौंपी है। इससे लाखों करोड़ों जो यहाँ के किसान बंधु हैं, उनको जो इस प्राकृतिक दुर्योग के कारण अपने फसल से नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी प्रतिपूर्ति इस राज्य सरकार ने डिमांड में ही नहीं किया है। जो मूल बजट है, मैंने कहा, उसके प्रावधान जो जो घटक है उसमें इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। वहीं नए 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिमांड अब लेकर के आए हैं। 12वें महीने में 3 महीना ही कार्य योजना बची रह गई है, और मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से चुनावी बजट है जो ये मांगना चाह रहे हैं। कई एक नए स्कीम्स के लिए इन्होंने बजट मांगा है इस अंतिम 3 महीने में। यह पूरी तरह से झारखंड की जनता को धोखा देने का और एक प्रयास है। झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित यहाँ के मूलवासियों को धोखा दे करके किस तरह से उनको फिर से प्रलोभन में फंसाया जाए, जाल में फंसाया जाए, उसके लिए एक बजट लेकर के इन्होंने आया है। मुझे लगता है कि जब इस बजट अनुदान के विषय में बहस होगी तो सारे विषय एक एक करके सरकार के समक्ष लाएंगे हमारे माननीय सदस्य। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि झारखंड के जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए वापस इस बजट का लेकर के आए हैं। इनको बताना चाहिए कि अभी तक इस वित्तीय वर्ष में अभी तक आपने कितना, किस मद में कितना खर्च किया, और उसके बाद इस बजट को आगे लेकर के आना चाहिए। कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य ने इस विषय पर जरूर बहस करें। ये सत्ता पक्ष का लगातार सदन के बाहर और भीतर जो प्रदर्शन देखने को मिला, 2 बार हाउस बाधित हुआ, क्या लगता है कि हाउस चलेगा? सत्ता पक्ष तो बेमानी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कहा सदन के अंदर कि राज्य सरकार को इस सदन, जब यह अपने 4 साल पूरे कर रहे हैं 28 तारीख को, इस सदन के माध्यम से अपने 4 साल की उपलब्धियों पर, इसके जो जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं उस पर बहस करना चाहिए था, उस पर जो है इस सदन को माध्यम बनाना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार ने इस सदन के कार्यावधि को छोटा करके और जिस तरह से बहस और बाकी चीजों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, ये साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार के पास बतलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अचीवमेंट के रूप में कुछ भी नहीं है। और मैंने सरकार से डिमांड किया कि भाई आज जो भ्रष्टाचार का आलम है, एक एक जनप्रतिनिधि के यहाँ जो कांग्रेस और उनके जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपये मिले हैं, और इन करोड़ों रुपयों का 400 करोड़ रुपये का जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। आपने सिर्फ एक वक्तव्य दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से काला धन है जो झारखंड के जल जंगल जमीन से लूटा हुआ, यहाँ के झारखंडियों के हक और अधिकार का लूटा हुआ पैसा है। इस पर सरकार को बहस करना चाहिए। साथ ही साथ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री पद का दायित्व लिए हुए एक व्यक्ति जिनको लगातार सम्मान आ रहा है और खुद अवैधानिक रूप से उस संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर रहे हैं। अगर कानून का पालन इस जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा तो नीचे अराजकता की स्थिति पर पहुंचेगी। और मैंने इसीलिए डिमांड किया कि राज्य सरकार को बहस करना चाहिए कि क्यों नहीं राज्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार को बताना चाहिए कि अभी भी हम जो सत्ता करने के लिए काबिल हैं, हम सत्ता करने का हकदार हैं। इस विषय के लिए हम लोगों ने खुली चुनौती दी बहस करने की, लेकिन इस सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया है। ये साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार कल्प्रिट है। राज्य सरकार जो है वो दोषी है, वो जनता के सवालों पर, जनता के बहस पर खरा नहीं उतरेगी, इसलिए उससे वो भाग रही है। चलिए, थैंक यू।